गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म गवर्नमेंट ने लॉन्च की, क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारे देश में चल रही थी, काफ़ी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो इसीलिए एक नई पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई। वो क्या थी? एलपीजी पॉलिसी। इट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो लिबरलाइजेशन में आप पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लिबरल किया, फॉरेन सेक्टर रिफॉर्म्स किए, टैक्स रिफॉर्म्स किए, बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स किए, इंडस्ट्रीज में रिफॉर्म्स किए। ओके, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने जो फील्ड थे, जिसमें पहले रेस्ट्रिक्शन था पूरी तरह से कि कोई दूसरी इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता है, बहुत सारे कंस्टेंट्स थे, उनको रिमूव किया और रिमूव करके वो दूसरे फील्ड को या प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके आए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइवेटाइजेशन। द फर्स्ट थिंग दैट इज व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन. This is the one component of the new economic policy that has been launched by the government at the time of 1991. Okay, this is the uh, another brother of the liberalization. Hmm? We cannot say that this is the absolute or this is the exclusion from the liberalization. This is the one of the part of the liberalization. Okay, okay. तो पहली बात ये आती है कि व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन है क्या, किसे बोलेंगे ये प्राइवेटाइजेशन? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ स्टेट owned enterprises. इट मीन्स कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी पीएसयूज है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच देना या उनकी कुछ हिस्सेदारी या कुछ भी शेयर है, कुछ अंश है, वो प्राइवेट सेक्टर को बेच देना. ठीक है, तो क्या कहेंगे यहाँ पे? इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर in the ownership or operation of a state-owned enterprises. Okay. Now, the second thing is, what was the way to convert the state-owned enterprise into the private enterprises? Briefly, there were two ways. The first is outright sale of the government enterprises to the private enterprises. What is outright sale? क्या ये outright sale? कि some of the share that owned by the public sector enterprises is to sell out to the private sector. Okay, मतलब कि कुछ शेयर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हैं वो सेल आउट कर दी जाए प्राइवेट सेक्टर. ओके, द सेकंड वे, withdrawal of the government ownership and management. This is another way to convert the public sector undertakings to the private sector. Okay, what is the meaning of withdrawal of the government ownership and management? In this way or system of the privatization, government has the management of the public sector undertaking, even it is sell out some of the share to the private sector. Okay, but in this way of the privatization, government is ready to hand over the complete management and ownership to the private sector. Okay, इसमें उन्होंने मैनेजमेंट नहीं दिया और ओनरशिप भी नहीं दी, लेकिन इस तरीके में गवर्नमेंट ने अपना मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों की दोनों
किसको दे दी? प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को दे दी. ओके. The one more thing is, what is the need for privatization? At that time, what was the need for privatization? Hmm? So I have already discussed to you that after the independence, all of the sectors has been merged into the public sector. Okay, that is why everything is everything was the under of the government, hmm, in the industrial sector as well as service sector as well as investment sector also. hmm. हमें पता है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने बैंकों को नेशनलाइज कर दिया. और इसका रीजन क्या था? क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी को प्रेफरेंस दिया कि हमारी इकोनॉमी सोशलिस्ट होनी चाहिए. क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले की जो कंडीशन थी वो ऐसी थी, जो मैं बता रही थी साफ साफ, कि हमारे यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं ब्रिटिशर्स के आने की वजह से. एंड हाउ कैन वी रिमूव these the problems from the Indian economy after the independence. And the social welfare has been completely destroyed by the various policies of the Britishers. तो कैसे हम वापस सोशल वेलफेयर को लेके आ सकते हैं और हम हमारे लोगों को इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर आगे बढ़ा सकते हैं? इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने जो भी प्राइवेट सेक्टर थे उनको भी गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया. हाँ, कुछ एक रहने दिए, लेकिन अधिकांश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिए. तो गवर्नमेंट के अपने हाथों में लेने की वजह से आगे क्या हुआ, जैसे जैसे समय निकलता रहा वैसे वैसे एक नई चीज हमारे सामने आई, माउंटेन लॉसेस. पीओसीज थे उनमें बहुत ज्यादा लॉसेस बहुत ज्यादा हो गए, डेफिसिट बहुत ज्यादा आने लग गया. और उस डेफिसिट की वजह से उनको खुद को सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो गया. और सरवाइव कर पाना जब मुश्किल हो गया, ऐसी कंडीशन में कैसे उन्हें उससे बाहर निकाला जाए, इसका सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया, वो था प्राइवेटाइजेशन. ओके. सेकंड थिंग, इनएफिशिएंसी एंड करप्शन, जिसके हम पहले बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें हमें बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी दिखाई दी और करप्शन बहुत ज्यादा दिखाई दी. ठीक है, कोई टारगेटिंग नहीं थी कि किस तरीके से हम इन पीएसयूज को, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाएं. ठीक है, तो उसी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हुआ है. इनएफिशिएंसी इट मींस उनका जो इनपुट था वो ज्यादा था, लेकिन आउटपुट की जो रेट थी कंपैरेटिवली वो काफी कम थी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट टाइम, functional freedom and competitive strength. The public sector undertakings did not have the functional freedom. It means there were so many foundation on the public sector undertakings of the politicians. That is why they were not able to do better as per the requirement of the market. ठीक है, तो इसीलिए फंक्शनल फ्रीडम नहीं होने की वजह से वो कोई ऑटोनॉमी नहीं थी, इसलिए वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी उनके पास नहीं आ पाई. ये सारी नीड थी हमारे प्राइवेटाइजेशन की. जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि 1991 के पहले हमारे यहाँ के जो लॉस थे वो इतने ज्यादा हो चुके थे. हमारे यहाँ जो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था वो काफी ज्यादा हो चुका था, हमारे लॉसेस बहुत ज्यादा थे, और इसीलिए हम हमारे इकोनॉमी को चलाने की स्थिति में पूरी तरह से नहीं हो पाए थे. हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ इतना बचा था कि हम सिर्फ 2 सप्ताह के ही, सिर्फ और सिर्फ 2 सप्ताह के ही हम इंपोर्ट कर सकते थे. तो ऐसी स्थिति में कुछ सुधार हमारे लिए जरूरी थे, और उन सुधारों के बिना इंडियन इकोनॉमी को वापस पटरी पे ला पाना बिल्कुल भी संभव प्रतीत नहीं हो रहा था. ठीक है, तो अब अगली बात हम करें कि प्राइवेटाइजेशन के लिए मेथड्स क्या क्या यूज किए गए. ओके, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड हमारे सामने आता है वो है डिसइन्वेस्टमेंट.
बेसिकली दिस इज द अनदर मीनिंग ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। क्या मीनिंग है डिसइन्वेस्टमेंट का? डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? सेल ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स। अब मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसके 100% शेयर है, अगर उसमें से कुछ परसेंट शेयर प्राइवेट सेक्टर के इशू कर दिए जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट अपना जो इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने वो अपना वापस निकाल रही है, उसे सेल आउट कर रही है। उसके पीछे कई सारे रीजंस बताए जाते हैं। क्या रीजन बताया जाता है? एक रीजन तो ये बताया जाता है कि हमारे ये चीज अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हमें उन्हें फंक्शनल फ्रीडम देना है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज द गवर्नमेंट want to increase the share of the public in the public sector undertakings, to create the transparency and accountability on the PSUs। भाई जितना ज़्यादा पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होगा उतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी ना, तो उतनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो PSUs में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, उनके प्रॉफिट भी बढ़ेंगे और उनमें जो इनएफिशिएंसी की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, है ना? क्योंकि उन्हें जवाब देना होगा पब्लिक को, क्योंकि अब उसमें गवर्नमेंट के नहीं पब्लिक के भी शेयर्स हैं। ओके, तो डिसइन्वेस्टमेंट में ऐसा किया जाए। और अगला जो रीजन बताया गया उसमें ये कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा हमें मिलेगा उस पैसे को हम सोशल वेलफेयर पे स्पेंड करें। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट एक ऐसी स्कीम्स लेके आएगी जिन स्कीम्स के थ्रू लोगों के वेलफेयर को बढ़ाया जा सके। ओके, और इसी सीरीज में आगे गवर्नमेंट ने फिर नवरत्न पॉलिसी, महारत्न पॉलिसी और मिनी रत्न पॉलिसी को लेके आई ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमी। मतलब कि अब बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कोई भी कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है खुद के कंसर्न से। ठीक है, तो उसीलिए सबसे पहले नवरत्न यानी नो कंपनियां, जिसमें से ONGC एक हमारे सामने आती है, महारत्न जिसमें NTPC हमारे सामने आती है, मिनी रत्न जिसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट था, महारत्न में था जहाँ सबसे ज्यादा था उससे थोड़ा कम। इनके बेसिस पे ही प्राइवेटाइजेशन किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे चेंजेस हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में दिखाई देते हैं आफ्टर द प्राइवेटाइजेशन। ओके, अब द सेकंड important thing is that the what were the gains and losses after the policy implementation of the privatization in the Indian economy? Okay, the first is the high productivity. After the privatization, it has been seen that the private sector has the efficient management and hold on the industries. That is why they have the high productivity in the industrial sector. The second is the competitive environment and modernization. जो भी प्राइवेट कंपनी होगी तो मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान देगी, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएगी और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगी। उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की वजह से और भी बहुत सारे फायदे कंपनी को होने लगेंगे। इसका सीधा सीधा हम देखना है ग्रोथ, देश की ग्रोथ बढ़ेगी क्योंकि नेशनल कब बढ़ेगी, देश की ग्रोथ बढ़ेगी और उस ग्रोथ बढ़ने की वजह से उसका फायदा ओवरऑल पूरी सोसाइटी को मिलने लगेगा। ठीक है, तो नई नई MNCs हमारे देश में आई है जिन्होंने हमारे यहाँ नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में, हमारी ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एंड द अदर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज द प्रमोट कंज्यूमर सॉवरेनिटी, यानी कि पहले कंज्यूमर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी लेकिन अब उसे इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है आफ्टर द प्राइवेटाइजेशन। Consumer is the most important element in the market. Okay, but in spite of these gains, there were some losses also has been created by the privatization policy of the government. That is the decrease in the social welfare.
जो रोल पहले PSUs का था सोशल वेलफेयर के फील्ड में, वो रोल अब प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कभी भी अदा नहीं कर सकता। ओके, हम सभी जानते हैं प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस होने की वजह से कभी भी सोशल वेलफेयर को आगे प्रमोट ही नहीं कर सकते। ओके, तो इसी वजह से प्राइवेटाइजेशन के कुछ फायदे भी रहे हैं और कुछ नुकसान भी रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन ने हमारे देश को, हमारे देश की ग्रोथ को, इसके डेवलपमेंट को एक नया डायरेक्शन दिया है और एक नई रफ्तार दी है, जिसका हमें लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट हुआ है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये प्राइवेटाइजेशन था, इसमें से हमारे लिए समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको ध्यान से पढ़ें, अलग अलग टर्म्स, अलग अलग टर्मिनोलॉजी उसमें दी गई है, जब आप उसे देखेंगे, उसे समझेंगे तो प्राइवेटाइजेशन को और ज़्यादा करीब से जान पाएंगे। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, आपको कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, जैसे इसका मीनिंग क्या है, कौन कौन से तरीके हैं जिसके ऊपर प्राइवेटाइजेशन किया गया है, जिसकी हेल्प लेके कौन कौन सी नवरत्न कंपनीज है, महारत्न कंपनीज है, मिनी रत्न कंपनीज है, इनको नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न क्यों कहते हैं, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट हुआ है हमारी सोसाइटी के ऊपर, ये सारी चीज़ें अब आपको देखनी है, ठीक है, ताकि आप अपनी नॉलेज को और आगे एनहांस कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।